Yes, hello everyone. Good afternoon. Good afternoon online. Yesterday हमने कुछ हल्का सा डिस्कशन स्टार्ट किया था एंड आई टोल्ड इन माय सब्जेक्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. एक तो जीएसटी है, एक इनकम टैक्स है. मैं आप लोगों को इनकम टैक्स पढ़ाने वाला हूँ. हम लोगों ने ये डिस्कशन चालू किया था कि भैया टैक्स क्यों लिया जाता है. तो सबको पता है कि भाई टैक्स क्यों लेते हैं. और दोस्तों टैक्स सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत सरकार लेती है, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह लिया जाता है. पुराने टाइम से टैक्स का कलेक्शन राजा महाराजाओं के टाइम से हो रहा है. हिस्ट्री का डिस्कशन करना अपना कोई सेंस नहीं है. आप सब लोगों को रीजन पता है कि टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं. बात ही आती है कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा. ऑनलाइन वालों प्लीज आप लोग भी आंसर देना. क्या बच्चों सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है क्या? कैन गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन एनीथिंग? जो इच्छा हो उनकी सरकार उस मैटर पे टैक्स लगा सकते हैं क्या? कल से सरकार बोलेगी कि यार सांस लेने पे भी क्या लगेगा टैक्स? नो नो. तो क्यों कह रहे हो बच्चों ऐसा? नो क्यों? नो का भी आंसर चाहिए, यस का भी आंसर चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. कि यार कौन से मैटर पे टैक्स लगा जा सकता है? पावर टू इम्पोज टैक्स. ये कहां से आता है? ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन से. अब याद रखिए, जो मैटर पे कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन दे रखी है वही मैटर पे क्या लगाया जा सकता है? टैक्स. बच्चों हमारे वहां पे दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक है स्टेट गवर्नमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्स लगाने की दे रखी है. अगर जो टैक्स लगाने की परमिशन सेंट्रल को है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी, एंड जो मैटर पे टैक्स लगाने की परमिशन स्टेट को है वो स्टेट गवर्नमेंट ही क्या लगाएगी? टैक्स. जैसे एग्रीकल्चर इनकम पे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि टैक्स नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों सरकार ने ये पावर दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकते हैं? टैक्स लगा सकते हैं एग्रीकल्चर पे. वो चाहे तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सकते हैं. अल्कोहल की हम बात करते हैं, शराब की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है? टैक्स कलेक्ट कर सकती है. इस वजह से आप देखोगे कि प्रोडक्ट्स के रेट हर स्टेट में क्या हो जाते हैं? अलग अलग. पावर टू इंपोज टैक्स जो है वो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से. लेकिन एक बात बोलूं बच्चों, सरकार किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है, बस उनको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके तो फिर वो क्या करेंगे? टैक्स लगा सकते हैं. हाउ लॉज आर मेड. बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहो तो लिखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. हाउ लॉज आर मेड. लॉज कैसे बनाए जाते हैं बच्चों? कोई एक्ट कैसे बनाया जाता है? हाउ एक्ट्स आर मेड. बिल पास करके. बिल्कुल करेक्ट. बेसिक बातें कर, मैं टैक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा. हम तो लॉ, हम हमारा सब्जेक्ट लॉ है. थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यार हमारा इनकम टैक्स कैसे अस्तित्व में आया, उसका जन्म कैसे हुआ. तो बेटा पहले इनकम टैक्स का क्या आया होगा? बिल. फिर वो बिल रखा गया होगा लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पे भी रखा जा सकता है. पहले लोकसभा में रखा गया होगा, लोकसभा में पास हो गया. राज्यसभा में रखा गया, वहां पर क्या हो गया? पास. उसके बाद प्रेसिडेंट की क्या मिल गई? अप्रूवल. तो बिल क्या बन गया बच्चों? एक्ट. एक्ट. सो हाउ लॉज आर मेड. बिल पास करना पड़ेगा. बिल पास करके. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, कोई भी एक्ट बन चुका है तो उसके एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका है? उसके एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका है? मतलब जैसे भारत में बहुत सारे एक्ट है, सब लोग सारे नियमों का पालन करें, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की. एक्चुअली ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के अंदर सारे नियमों का, सारे एक्ट का क्या हो? पालन हो. वो बात अलग है कि मोदी जी ने क्या कर रखा है, अलग अलग एक्ट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं. जैसे हमारे इनकम टैक्स जीएसटी का ध्यान रखने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है बच्चों? फाइनेंस डिपार्टमेंट. क्योंकि वो सारे काम खुद नहीं कर सकते. बट हु इज द हेड? सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन है? मोदी जी. कल से कुछ भी घोटाला होगा, घपला होगा, लोग किससे इस्तीफा मांगेंगे? मोदी जी से भी इस्तीफा मांग लेंगे. क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, बीएस बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होगी कि एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप दे देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसको डेलीगेट कर देते हैं, तो आप बताइए क्या होता है? अथॉरिटी आपने किसी को दे दी तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? जिसने जो काम कर रहा है वो, कि जिसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो?
जिसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो। अगर एक आर्टिकल गलत ऑडिट करके आ जाता है और सीए साइन कर देता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सीए इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द आर्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किसने किया है? मोदी जी ने किया है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मोदी जी, रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी का जो हेड होते हैं बच्चों वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। रूलिंग पार्टी के जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे टैक्स का काम डेलीगेट कर दिया है, सारा काम वो खुद नहीं कर सकते, तो डेलीगेशन उन्होंने डेलीगेट कर दिया है ये काम फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एंड बच्चों फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। एंड हु इज फाइनेंस मिनिस्टर राइट नाउ? निर्मला जी, निर्मला जी है ना। तो जो हमारी ताई जी है, ताई जी जो है वो हमारी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या फाइनेंस मिनिस्टर अकेले डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हम कस्टम ड्यूटी वगैरह की बात करें, क्या वो सारे टैक्सेस को खुद अकेले हैंडल कर सकती है? क्या एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर टैक्स कलेक्शन कर सकता है क्या? नहीं। इनको टीम की जरूरत होगी बेटा, इनको एग्जीक्यूटिव्स की क्या होगी? जरूरत होगी। इनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की क्या होगी? जरूरत होगी। तो ये जो नॉलेज देने के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की हेल्प के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर की हेल्प के लिए दोस्तों दो बॉडी बनाई गई है हमारे देश ने। दो बॉडी, एक को बोलते हैं सीबीडीटी और एक को बोलते हैं सीबीआईसी। एक को बोलते हैं सीबीडीटी और एक को कहते हैं सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का कंट्रोल किसको? डेली फाइनेंस मिनिस्टर के पास आया, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने दिमाग लगाने के लिए किसको दे दिया? सीबीडीटी को, कि मेरी हेल्प करो भाई, अच्छे डिसीजन लेने में मेरी हेल्प करो। यहां बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं फाइनेंस मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो भी ज्यादा अगर अपन बात करें, एक जो सब्जेक्ट मैटर का इनडेप्थ नॉलेज होगा वो किनके पास होगा? सीबीडीटी के एग्जीक्यूटिव्स के पास। इन सीबीआईसी, सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो जीएसटी एंड कस्टम देखने के लिए कौन है? सीबीआईसी। और अपने लिए डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन है? सीबीडीटी। बच्चों मैंने एक वर्ड बोला कि सीबीडीटी क्या है? क्या कोई कंपनी है? क्या कोई पार्टनरशिप फर्म? क्या कोई एलएलपी है? नहीं है, स्पेशल बॉडी है। स्पेशल बॉडी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बच्चों सेबी होता है ना, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे एक सीबीडीटी करके बॉडी है, डायरेक्ट टैक्सेस का ध्यान रखते हैं। अच्छा स्पेशल क्यों कहा मालूम है? हम स्पेशल या स्टैट्यूटरी बॉडी, स्पेशल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, वो स्टैट्यूटरी वर्ड कब यूज करते हैं बच्चों? वो स्टैट्यूटरी वर्ड कब यूज करते हैं? किस चीज के लिए यूज करते हैं? जो किसी स्पेशल एक्ट से क्या की गई हो फॉर्म, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल एक्ट से क्या की गई हो फॉर्म, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पेशल वर्ड, स्टैट्यूटरी वर्ड। तो बच्चों सीबीडीटी का फॉर्मेशन हमारे देश में एक एक्ट है, इंडियन रेवेन्यू एक्ट, उसके थ्रू किया गया है। इंडियन रेवेन्यू एक्ट के थ्रू सीबीडीटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए मैंने कैसे स्टार्ट किया, देश में टैक्स लॉ लगाना है तो उसका पावर कहां से आएगा बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। एक चीज बीच में छूट गई बच्चों। अच्छा लॉ कौन बनाता है ना? लॉ पास कैसे होता है ये तो अपने लिख लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन है तो लॉ कौन बनाता है बच्चों? पार्लियामेंट। लॉ बनाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लॉ बनाती, कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और कैसे बनाती है? बिल पास करके। और बिल पास हो गया तो बिल जब पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट। एक्ट के बाद अगर अपन बात करते हैं उसको चलाने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर ने काम किसको डेलीगेट कर रखा है? टैक्स का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एंड उनने टैक्स कलेक्शन के लिए दो बॉडी बना रखी है जो है सीबीडीटी और सीबीआईसी। मैंने कहा इसमें अच्छे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो कितने लोग होते हैं इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। सीबीडीटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स। जनरल नॉलेज है ना, द थिंग वी आर डिस्कसिंग इज जनरल नॉलेज। 6 मेंबर और 1 चेयरपर्सन, टोटल मिलाकर कितने हो गए? ये 7। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि
6 मेंबर अपने आप में से एक चेयरपर्सन को क्या कर लेते हैं अपॉइंट, समटाइम एक एक्स्ट्रा मेंबर भी रहता है। ये 6 मेंबर बच्चों अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे एक मेंबर की बात करूंगा तो वो इनकम टैक्स का बहुत एक्सपर्ट नॉलेज रखेगा, एक लॉ का नॉलेज रखेगा, लॉ के टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स उनका क्या रखेगा नॉलेज, अकाउंटिंग फील्ड का क्या रखेगा एकदम नॉलेज, एक फाइनेंस की फील्ड का क्या रखेगा नॉलेज। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को, डेलीगेटिव्स को हम क्या करते हैं सीबीडीटी में डाल देते हैं और सीबीडीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दोस्तों देश में इनकम टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों की हो गई? 8। कौन 8? 5 7 तो ये, और एक कौन हो गए? फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन एक बात बताओ, ये घर घर जाके टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं क्या बच्चों? बहुत इंपॉसिबल, बहुत बड़ा देश है अपना। तो दोस्तों क्या है, सीबीडीटी के अंदर ऑफिसर्स की आर्मी आती है। सीबीडीटी के अंदर कौन आती है? ऑफिसर्स की आर्मी। इन्हें एक फौज बना रखी है जो कि टैक्स कलेक्शन में क्या करते हैं? हेल्प। लोकलाइज रहते हैं ये लोग। इंदौर है तो इंदौर में भी रहेंगे, भोपाल है तो भोपाल में भी रहेंगे, जिसको हम प्यार से बच्चों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ऑफिसर्स की जो आर्मी बना रखी है वो कहां है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है बच्चों। हमारे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 18 रीजन्स में डिवाइडेड है। 18 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 18 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एमपीसीजी का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बिहार झारखंड का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बहुत सारी है लेकिन छोटी छोटी स्टेट है तो वहां पर क्या कर दिया? एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर दिया। तो ये अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड होते हैं, अलग अलग सिटीज में, उस स्टेट की बड़ी बड़ी सिटीज में लोकेटेड होते हैं, जिनका काम होता है अपने एरिया में जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं वो अपना टैक्स प्रॉपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इनका ध्यान रखना। वो नजर रखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या रखता है बच्चों? नजर रखता है। बहुत बार अपने को लगता है कि यार कैसे पता चलेगा, यार आप लोगों के मन में आ जाएगा ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैंने कैश उठा के जेब में रख लिया, घर ले आके छुपा दिया, कैसे पता चल रहा है यार? आपको क्या मालूम जो खरीदने आया था वो व्यक्ति इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था? वो समझ जाएगा कि आप कैश में माल रखते हो, कैश में माल बेच रहे हो, आप सारी बातें उससे कर लोगे, वो कस्टमर बन के आएगा, प्यार मोहब्बत में आप सब बता दोगे उसको। शादी पार्टी में लोग बहुत खर्चा करते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम कम दिखाता है लेकिन बेटी की शादी है, बेटे की शादी धूमधाम से कर रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स शादियों में घुस जाते हैं, वहां पे ताऊ फूफा है ना, इन सब से बातचीत करते हैं कि भैया कितना लेन देन चल रहा है, मायरा कितने का भरा, ना ये कितने का हुआ, कितने के गिफ्ट मिले। तो ऐसी वो इंफॉर्मेशन क्या करते हैं बच्चों कलेक्ट। वो देखते हैं भैया थाली जो रखी कितने रुपए पर प्लेट की है ना, कितने लोगों को बुलाया था, गार्डन कितना महंगा किया था। तो ये सारी चीजें आप ये टेंशन मत लो कि उनके पास खबर कहां से जाएगी बच्चों। तो हम लोग अगर ये आज की तारीख में तो दोस्तों एआई का जमाना है और एआई से आप बैंक में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हो, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास चले जाती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। पहले तो ऑनलाइन था ही नहीं, तो बैंक से इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स तक जाना बहुत मुश्किल होता था। आज की तारीख में करंट अकाउंट जो आप अपने बिजनेस के लिए मेंटेन करते हैं, करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, करंट अकाउंट की डिटेल, सेविंग अकाउंट की डिटेल, अलग अलग डिटेल सब किसके पास जाएगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। आप इंस्टाग्राम पे एक फोटो खींच के डालते हो आपने कार खरीदी, हो सकता है कि इंस्टाग्राम वाले भी कुछ डेटा किससे शेयर कर रहे हो? इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स वालों की भी नजर किसके ऊपर हो? इंस्टाग्राम पे हो। और वैसे आगे मैं आपको प्रोविजंस पढ़ाऊंगा, बहुत सारे पैसे प्रोविजन है, बहुत जगह इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स खुद ही कलेक्ट कर लेता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अगर बैंक में पैसे जमा करने गए होंगे कैश, बैंक में पैसे जमा करने गए हो कैश, आप 50,000 से ज्यादा कैश जमा करो, वो क्या मांगते बच्चे? पैन कार्ड। वो पैन कार्ड मांगते मतलब क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन, तो उनको मिल जाती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यार भाई पता कैसे चलेगा, दे हैव वेरियस मेथड्स जिनसे उनको क्या चल जाता है पता। अब मैं बात करता हूं, वो नजर रखते हैं, वो नजर रखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। तो बच्चों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है, हाईएस्ट जो सबसे ऊपर का ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है पीसीसीआईटी। क्या नाम होता है?
पीसीसीआईटी। पीसीसीआईटी मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पीसीसीआईटी का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हाईएस्ट रैंक ऑफिसर, डिपार्टमेंट का हेड। जी हाँ, मतलब इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑल ओवर इंडिया का हेड, दैट इज हेड। क्या होगा, जैसे मैं बताता हूं अभी ना, एमपी है तो एमपी के अंदर एक हाईएस्ट रैंक ऑफिसर बनेगा, वो रहेगा सीसीआईटी। तो ये सीसीआईटी होता है वो किसको रिपोर्ट करता है? पीसीसीआईटी को। तो ऐसे बहुत सारी स्टेट्स के जो हेड होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं? पीसीसीआईटी को। हाईएस्ट रैंक ऑफिसर, हाईएस्ट रैंक ऑफिसर जो होता है वो कौन होता है? पीसीसीआईटी। बच्चों पीसीसीआईटी के नीचे के रैंक का जो ऑफिसर होता है वो सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बहुत सारे सीसीआईटी किसको रिपोर्ट करते हैं बच्चों? पीसीसीआईटी को रिपोर्ट करते हैं। इसके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं ना बच्चों, पीसीआईटी होते हैं। पीसीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके जो नीचे के ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। प्रिंसिपल कमिश्नर के जो नीचे के ऑफिसर होते हैं ना, वो होते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बेटा किसको रिपोर्ट करेगा? पीसीआईटी को। पीसीआईटी किसको रिपोर्ट करेगा? सीसीआईटी को। सीसीआईटी किसको रिपोर्ट करेंगे? पीसीसीआईटी। पीसीसीआईटी किसको रिपोर्ट करेंगे? पीसीसीआईटी किसको रिपोर्ट करेंगे? सीबीडीटी। सीबीडीटी किसको रिपोर्ट करेगी? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करेंगे? पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट किसकी नजरों में रिस्पॉन्सिबल रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन। इनके जो नीचे के रैंक के ऑफिसर होते हैं ना, वो जेसीआईटी होते हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जेसीआईटी आर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं ना, वो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपने बच्चों वो यूपीएससी का नाम सुना होगा, उसका एक एग्जाम है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो जब आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस क्लियर करते हो ना बच्चों, तो आप क्या बनते हो? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। You become ACIT, and with experience you grow, you become JCIT. If you do good, you become CIT, and with promotions CCIT तक पहुंच जाते हैं। एंड बहुत ही नॉलेज कर लिया तो बच्चों क्या होता है? पीसीसीआईटी। अब पीसीसीआईटी को बहुत अच्छा नॉलेज हो गया, बहुत अच्छा बन दिया, उसको बस अच्छा दिमाग है, तो उसको सीबीडीटी में बुला लेते, आजा भाई सीबीडीटी में आजा तू। तो सीबीडीटी के जो मेंबर्स है, मतलब वो कहां से आए? एक तरीके से वो डिपार्टमेंट के अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनको एक्सपर्ट क्या रहता है? नॉलेज। फिर ना इनके नीचे के जो ऑफिसर होता है वो आईटीओ होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। इसकी एक अलग से एग्जाम होती आईटीओ की, इनकम टैक्स ऑफिसर की, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है। इनके नीचे होते बच्चों इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर्स। फिर अदर स्टाफ, जो बाबू, प्यून, क्लर्क वगैरह अपन जिनको कहते हैं, ड्राइवर्स, ठीक है इनके। तो जो और भी कुछ व्यक्ति कोई बैठते होंगे डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो व्यक्ति जो होते हैं यहां पर आते हैं। हर रीजन, बेटा मैंने आपको कहा है 18 रीजन में क्या किया गया है? डिवाइड। लेकिन बच्चों पीसीसीआईटी तो क्या होता है ना, एक सबका एक ही रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में क्या रहेगा? पीसीसीआईटी एक ही रहेगा। सारे सीसीआईटी जो होंगे अलग अलग रीजन, जैसे एमपी का सीसीआईटी होंगे, इधर से महाराष्ट्र के क्या होंगे सीसीआईटी, ये सब अपनी रिपोर्ट्स किसको देते हैं बच्चों? पीसीसीआईटी को। हाँ, बाकी ये जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, ये आपको अलग अलग जगह मिलेंगे। ये हर जगह आप लोगों को जहां डिपार्टमेंट होगा वहां पर मिलेंगे। अब जैसे बच्चों एमपी के अंदर दो बड़ी सिटीज है, 3 बड़ी सिटीज है, तो हमको सीआईटी वहां मिल जाएंगे, इंदौर के, भोपाल के, इधर से जबलपुर के, ठीक है। तो रायपुर है एमपीसीजी में। तो ऐसे क्या होंगे, उन स्टेट को कैटर करते हुए, उनकी नीड को कैटर करते हुए वो डिसाइड करते हैं। बट पीसीसीआईटी तो जो हेड होता है वो एक ही होगा, सीसीआईटी, सीटीआईटी। अब बच्चों सुनना ध्यान से, अदर स्टाफ्स आर रेस्पॉन्सिबल and inspectors are responsible and ITUs are responsible towards ACIT. ACIT is responsible towards JCIT. JCIT is responsible towards CIT.
CIT is responsible towards PCIT. PCIT is responsible towards CCIT. CCIT is responsible towards PCCIT. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी का फुल फॉर्म है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. पीसीसीआईटी इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सीबीडीटी. सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स फाइनेंस मिनिस्ट्री. फाइनेंस मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज हाउ द हायरार्की वर्क्स. ठीक है, हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए नॉलेज. जब आप आर्टिकलशिप में आओगे, प्रैक्टिस में आओगे, so you will come to know in more details how the departmental things works. More sort of income tax department की हम ज़्यादा बात हमारे सिलेबस में नहीं की जाती है. यस, फाइनल में बिल्कुल आपको वहां पर की जाएगी, बट मैंने एक ब्रीफ बताया कि यार ये ऑफिसर्स होते हैं. बच्चों अब ध्यान से सुनना. देखो मैं सारे फुल फॉर्म, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल वर्ड हटा दिया, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पीसीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. प्रिंसिपल चीफ नहीं, प्रिंसिपल कमिश्नर, और सीआईटी का मतलब कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. बच्चों एक वर्ड होता है एक्ट और एक वर्ड होता है लॉ. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एक्ट एंड द लॉ? कोशिश करिए आपने. यस, बस उल्टा कहा है. हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ द लॉ. अच्छा बच्चों, अगर आपको इनकम टैक्स का सही नॉलेज चाहिए ना, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स लॉस. अगर आप सिर्फ एक्ट पढ़ते हो ना, तो सिर्फ आपके पास आधा अधूरा क्या है? ज्ञान है. आपको अगर इनकम टैक्स का संपूर्ण नॉलेज चाहिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए? इनकम टैक्स लॉस. अब हम ये बात करते हैं कि इनकम टैक्स लॉस में आता क्या क्या है. हो सकता है जो मैं यहां बता रहा हूं हर चीज हमें पढ़ना ना पड़े या पढ़ना भी पड़े, लेकिन यस, मेजोरिटी तो अपने एक्ट पढ़ना होता है. हमें मैक्सिमम टाइम तो क्या पढ़ना है? इस इंटर लेवल पे एक्ट. लेकिन और भी चीजें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं. एक्ट एनाउंसमेंट पास बाय अथॉरिटी ऑफ एनी एनाउंसमेंट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. सो लॉ और एक्ट, तो बच्चे लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ द लॉ. इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो सबसे फर्स्ट चीज पढ़नी होती है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961. So when you are going to study income tax law, तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तीन चीजें होती है. एक होता है सेक्शन, एक होता है प्रोविजो. एक्ट कैसे बनता है? देखो, एक्ट पूरा एक ही पैराग्राफ में एक्ट नहीं लिख दिया है. एक्ट को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो उस लॉजिकल पार्ट में डिवीजन को क्या कहते हैं बच्चों? सेक्शंस. सेक्शंस, लॉजिकल डिवीजन ऑफ द एक्ट, जिसमें समझने में, पढ़ने में लोगों को क्या हो? आसानी हो. वैसे होती नहीं है इनकम टैक्स के अंदर आसानी, क्योंकि देखो क्या है, 1961 का एक्ट है बच्चों. आप सोचो, इंदिरा जी, उसके बाद अपने मनमोहन सिंह जी, मोदी जी, के इन लोगों ने इतने अमेंडमेंट्स, इतने चेंजेस सबने अपने अपने हिसाब से कर दिए. और एक तो भैया वो अपने धीरू भाई अंबानी जी, उनने इतने इतने ज्यादा एक्ट का वायलेशंस किए. सरकार ने अमेंडमेंट ला के क्या कर दिया? बहुत चेंजेस कर दिए. हम पुराना एक्ट पढ़ रहे. आप जो बेटा कंपनी लॉ पढ़ोगे ना, वो 2013 का है, प्रॉपरली डिफाइंड. जीएसटी कब का है? 2017 का. उसको प्रॉपरली क्या है? डिफाइंड है. यहां कुछ भी है, लेकिन ठीक है, जो है मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्सिटी है तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ही अपनी वैल्यू होगी. काय की वैल्यू? सीए क्यों बन रहे आप? इजी चीज के लिए सीए बन रहे क्या? इजी चीज के लिए तो कोई भी किसी के पास चल जाएगा. आप देखते होंगे लोग बोलते हैं हम बीकॉम पास है, हम भी इनकम टैक्स का काम कर लेते. भाई, तू इनकम टैक्स का छोटा मोटा काम कर लेगा, लेकिन तू इनकम टैक्स का बड़ा काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. तेरे को इतना नॉलेज होगा क्या? अभी बताता हूं क्या क्या है. प्रोविजो. बच्चों, प्रोविजो मतलब वो सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होता है. और शेड्यूल्स, शेड्यूल्स बोल दो, स्केड्यूल्स बोल दो.
तो इनकम टैक्स एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो हमें तीन चीजें पढ़नी रहेगी। एक तो लॉजिकल डिवीजन ऑफ द फुल एक्ट इज द सेक्शंस, दैट सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल समवेयर, इट इज द प्रोविजो एंड शेड्यूल्स। बच्चों सुनना, सेक्शंस अगर सिमिलर नेचर के सेक्शंस निकले, उसको एक जगह रख दिया अपन ने, सेक्शन 1 2 3 एक जगह रख दिया, सेक्शन 1 2 3 4 एक जगह रख दिया, सेक्शन 5 6 7 8 एक जगह रख दिया। आप मुझे बताइए, अगर हम सेक्शन के कॉम्बिनेशन कर देते हैं ना, उसको चैप्टर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चैप्टर्स। तो हमारे इनकम टैक्स के अंदर जो ग्रुपिंग करी गई है कुछ सिमिलर सेक्शंस की, वो एक जगह रखे गए हैं, तो वो कहलाते हैं चैप्टर्स। Chapters are nothing but combinations of similar sections. Okay. क्या होता है, कभी कभी हम इनकम टैक्स तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में टैक्स और लॉ का डिफरेंस ही वो पूछ लेते हैं। आर्टिकलशिप के लिए जब आप जाओगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ लेते तो बच्चा उसी का आंसर नहीं दे पाता। तो बोले थे अपने को इनकम टैक्स का कितना भी ज्ञान हो, लेकिन आपको बेसिक तो चीजें क्या होनी चाहिए पता। आपसे यही पूछ लेंगे कि इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है, आप बोलोगे आर्टिकलशिप, अरे सर हमारी तो क्लास के अंदर हमको पढ़ाया नहीं, हमारे इंटर के अंदर तो ये पूरे सेक्शंस होते ही नहीं, तो हमको क्या पता पूरे सेक्शंस होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। सो वी आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स, तो थोड़ा हमें बाहर का भी क्या होना चाहिए, नॉलेज। बच्चों इनकम टैक्स के अंदर 298 सेक्शंस है, टोटल मिला के 298 सेक्शन है, सारे हमको नहीं पढ़ने हैं। 298 सिर्फ बोलने के हैं बच्चों, सिर्फ बोलने के, क्योंकि सेक्शन के सबसेक्शंस भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, सब क्लॉजेस भी होते हैं, तो ऐसे झड़ी लग जाती है बच्चों सेक्शन की। 750 800 900 तक, अब ऐसे गिने नहीं एग्जैक्टली सबसेक्शन वगैरह मिला के कितने होते हैं, 850 900 तक तो आराम से आप मान लो कि पहुंच जाते हैं, बट सारी चीजें हमें इंटर लेवल पर नहीं पढ़नी है। ये जो 298 सेक्शंस है ना, इनको 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 23 चैप्टर्स। तो 298 सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। बच्चों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया में कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? 18 है ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात थी। और यहां पर अगर अपन जब इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, तो उसका जो सेक्शंस है वो 298 है, और सिमिलर सेक्शन को जो कंबाइन किया गया है वो कितने चैप्टर में किया गया है? 23 चैप्टर्स में। मैं सारे चैप्टर्स के नाम आप लोगों को बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे कौन से सेक्शंस कौन से चैप्टर्स के अंदर लाए करते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि है ना, कभी कभी लॉ में ऐसा लिखा होता है, यानी एक्ट में ऐसा लिखा होता है, एक सेक्शन में लिखा है कि भैया चैप्टर 6C की डिडक्शन नहीं देनी है, चैप्टर 6C की डिडक्शन नहीं देनी है। तो चैप्टर 6C के अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस आती है पता होना चाहिए, तभी समझ पाओगे ना कि वहां पे एक सेक्शन नहीं, वहां पे वो मल्टीपल सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो भाई फिर आपको इनकम निकालते टाइम हम कुछ डिडक्शंस देते हैं, इनकम में से कुछ एक्सपेंडिचर हम माइनस करते हैं, लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो कि चैप्टर 6C में दे रखे हैं, उसके पार्ट C में दे रखे हैं, ऐसा कहीं लिखा है तो वो नहीं देना है। जो डिडक्शंस पार्ट C में लिखी वो नहीं देनी है। तो वर्ड्स के मैं आपको बताऊंगा जब हम इनकम टैक्स एक्ट चालू करेंगे, तो विल डेफिनेटली स्टडी। देयर आर प्रोविजो बच्चों, lots and lots of provision not counted, and schedules. There are 14 schedules, 14 इनकम टैक्स के अंदर 14 schedules होते हैं। अच्छा, सेक्शन तो सबको पता है कि लॉ आपसे क्या चाहता है, वो किस में डिवाइड कर देता है, पार्ट्स में, और वो पार्ट को क्या कहते हैं? सेक्शन। वो सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा तो अपन क्या कहते हैं उसको? एक्सेप्शन। और स्केड्यूल्स, स्केड्यूल्स का यूज क्या होता है बच्चों? मैं आपको बताऊं, जनरली ना स्केड्यूल्स का यूज एक्ट के अंदर, स्केड्यूल्स का जो यूज है ना एक्ट के अंदर, लिस्टिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लिस्ट बनाने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, एक फाइनेंस एक्ट करके होता है, बजट जिसको अपन कहते हैं, क्योंकि टैक्स रेट कहां दे रखी होती बच्चों? बजट में। तो बजट का एक शेड्यूल 1 होता है, एक शेड्यूल 1, उसमें लिस्टिंग,
इंडिविजुअल पे ये टैक्स रहेगा, एचयूएफ के ऊपर ये टैक्स रहेगा, कंपनीज के ऊपर ये टैक्स रहेगा, पार्टनरशिप के ऊपर ये। तो लिस्टिंग का काम जब हम बात करते हैं ना एक्ट के अंदर, तो वो कौन करता है? शेड्यूल्स करते हैं। लिस्टिंग्स वगैरह यहां पर होती है। डेप्रीसिएशन है, तो बेटा डेप्रीसिएशन की रेट्स क्या होगी? तो डेप्रीसिएशन की रेट्स कहां दे रखी होगी? शेड्यूल्स में, कि भैया प्लांट एंड मशीनरी पे ये रहेगा, बिल्डिंग पे ये रहेगा, फर्नीचर के ऊपर ये रहेगा। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स पे कैसे डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी। तो लिस्टिंग वगैरह का जब भी काम आता है वो कहां किया जाता है? शेड्यूल्स में किया जाता है। एंड इनकम टैक्स में 14 हमारे क्या है? शेड्यूल्स है। तो बच्चों मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि आपको इनकम टैक्स का ज्ञान लेना है तो आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स लॉ में सबसे प्राइमा फेसी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट। उस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप सेक्शंस पढ़ेंगे, प्रोविजंस पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल्स। एंड बच्चों इनकम टैक्स लॉ पढ़ते टाइम आपको पढ़ने पड़ेंगे इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962। चलिए अब बात ही आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल। इफ वी हैव एक्ट, व्हाई वी हैव रूल्स? आई हैव गिवन लॉजिक फॉर एवरीथिंग। मैंने आपको सेक्शन तक बताया कि वो पैराग्राफ में नहीं लिख सकते थे, एक्सेप्शन। अच्छा मैं एक चीज और छूट गया मेरे से, बता देता हूं बच्चों। सेक्शन है ना ऑनलाइन, इधर ध्यान देना। सेक्शन जो है ना, सेक्शन के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी होता है बच्चों। सेक्शन के साथ क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। अगर सेक्शन में किसी वर्ड को समझाना है, इलाबरेट करना है, उस सेक्शन के मीनिंग को और एक्सप्लेन करना है, तो वो कहां किया जाता है बच्चों? एक्सप्लेनेशन में। तो जब भी आप कोई सेक्शन पढ़े तो बच्चों उसके साथ ये भी देख लें कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। नहीं तो आप क्या होगा, सेक्शन पढ़ के जजमेंट दे दोगे, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे तो फिर एक्सप्लेनेशन में कुछ और लिखा रहा तो। इसलिए उसका सेक्शन का ढंग से इंटरप्रिटेशन करना है तो यू शुड अंडरस्टैंड दी एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो। हां, तो मैं ये बात कर रहा था कि इफ वी हैव एक्ट देन व्हाई वी हैव रूल्स। इफ वी हैव एक्ट देन व्हाई वी हैव रूल्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो वर्ड में सुनना चाहता था उनने अपने एग्जैक्टली वही वर्ड कहा। देखिए बच्चों, एक्ट में लिखा होता है क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक्ट में लिखा होता है क्या करना है, कैसे करना है। कहां लिखा होता है? रूल्स में। कैसे करना है, हाउ टू डू। मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, कहां लिखा है? एक्ट में। भाई रिटर्न में कौन सा फॉर्म यूज करना है, फॉर्म में डिटेल्स के अंदर क्या क्या आनी चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में, वो कहां लिखा होगा? रूल्स में लिखा होगा। हर चीज एक्ट में डाल देंगे तो एक्ट क्या बन जाएगा? बल्कि। तो व्हाट टू डू कहां लिखा होता है? व्हाट टू डू लिखा होता है एक्ट में, और हाउ टू डू कहां लिखा होता है? रूल्स में। तो यहां होता है व्हाट टू डू और ये होते हैं हाउ टू डू। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम इनकम टैक्स में एक सैलरी करके एक चैप्टर पढ़ेंगे कि सैलरी की इनकम होती है तो उस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बहुत बार हमें सैलरी की जगह नॉन मॉनेटरी चीज मिल जाती है। कार, आपका एम्प्लॉयर रहने के लिए घर दे देता है, कार दे देता है, नौकर चाकर दे देता है। उन सबकी सैलरी कौन प्रोवाइड करता है? आपका एम्प्लॉयर। आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मॉनेटरी तो मिल रहे हैं, साथ में क्या मिल रहे हैं? नॉन मॉनेटरी। आपको कार मिल गई, आप डायरेक्टर लेवल के व्यक्ति हो साहब, आपको क्या दी गई? कार। तो कार इनकम मानते हैं इनकम टैक्स वाले। तो कार की वैल्यूएशन कैसे करना है? 25 लाख की कार दी तो क्या 25 लाख पूरी सैलरी में ऐड कर देंगे? वो कार का यूज तो ओवर द टाइम पीरियड करेगा, तो हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट सैलरी में क्या होना चाहिए? ऐड। तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉन मॉनेटरी को मॉनेटरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये सब कहां दे रखा है? रूल्स में। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है बेटा, लेकिन हर चीज एग्रीकल्चर नहीं होती। जैसे किसी का चाय का बिजनेस है, टी का बिजनेस है, वो टी ग्रो करता है, टी पहले ग्रो करता है, फिर टी लीव से टी एक्सट्रैक्ट करता है। तो वो हो, अब एग्जैक्टली तो प्रोसेस मुझे नहीं पता है वो क्या होती है, बट ठीक है, टी ग्रो करना और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना।
तो बच्चों एक्सट्रैक्ट करना इज मैन्युफैक्चरिंग, और टी लीव्स जो है, जो उगाई है, वो क्या है आपकी एग्रीकल्चर। तो कैसे हम इस एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को क्या करेंगे, अलग करेंगे, कितनी एग्रीकल्चर है कितनी नॉन एग्रीकल्चर है। तो कहां लिखा हो सकता है, रूल्स में लिखा हो सकता है, डिटेल्ड में चीजें कहां जाती हैं वहां पे चीजें डिफेक्ट। अलग करना है ये सबको पता है, लेकिन कैसे करना है ये कैसे पता चलेगा, ये रूल्स से पता चलेगा। तो ऐसे हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने होते हैं। तो इनकम टैक्स रूल्स देखो, अपने एग्जाम के लिए ज्यादा तो क्या पढ़ना होता है, एक्ट। फाइनल में भी बहुत कम रूल्स पढ़ाए जाते हैं, सारे रूल्स आपको पढ़ाए नहीं जाते, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में तो काम आते हैं। हमको इनकम टैक्स एक्ट की बुक भी रखनी पड़ती है और इनकम टैक्स रूल्स की बुक्स भी रखनी पड़ती है। तो कुछ भी देखो क्या होता है, जब भी कोई टिपिकल केस आता है और क्लाइंट को एडवाइस करनी है, तो बेटर सारी चीजें देखो याद रखना पॉसिबल नहीं है। एक एक वर्ड को उस टाइम पे एनालिसिस करना पड़ता है, एक एक वर्ड से मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, बदल जाता है। कुछ नोटिस आया है क्लाइंट को, उसका रिप्लाई करना है, ड्राफ्टिंग करनी है, तो उस ड्राफ्टिंग में हमें सारी चीजों का पता होना चाहिए। देखो पहले तो बहुत थोड़ा मुश्किल होता था, ढूंढना पड़ता था, अलग अलग केस लॉ देखने पड़ते थे, रेफरेंसेस निकालने पड़ते थे। और आज की तारीख में तो बच्चों एआई है, चैट जीपीटी का बहुत अच्छा अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि चैट जो काम, और भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा कि कौन से आप एआई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिससे अपने टैक्स का काम आसानी से हो सकता है। तो वो चलाते आना चाहिए। सी क्या होता है, मैं चैट जीपीटी, अपन को चैट जीपीटी में ये नहीं सीखना होता जनरली कि चैट जीपीटी बना कैसे ना, उसकी पीछे सोर्स कोड क्या है। अपने को यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज अपनी रियल लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने में कैसे कर सकते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन में कैसे कर सकते हैं, कुछ मिनट्स वगैरह नोट डाउन करना है तो भाई किस तरीके से। आज की तारीख में तो चैट जीपीटी इतना बढ़िया ऑप्शन है भाई, अगर कोई मीटिंग चल रही है, चैट जीपीटी ऑन करके रख दिया वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, तो भाई उसको बोला कि इसको समराइज फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे दीजिए या इसको इसके मिनट्स बना दीजिए, बना देगा। हमारी लाइफ आसान हुई है। एंड दोस्तों टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं आज अभी तो चलो ठीक है, फ्यूचर में तो आराम से एक सैलरी का रिटर्न भरना है, सैलरी की डिटेल्स लाओ, फोटो खींचा, फोटो खींच के अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड किया, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक स्कैन किया, खत्म काम। करते ही है, आज भी होता है। आज अपनी डिटेल्स की, अपने फॉर्म 16 जो सैलरी का होता है, आप एक साइट, एक क्लियर टेक्स्ट करके क्लियर टेक्स्ट साइट पे डाल दीजिए, रिटर्न भर देते हैं, वो आपका फ्री में रिटर्न भर देते हैं। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या जरूरत है, फ्री में का रिटर्न थोड़ी भरना है हमको। रिटर्न भरने में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट की है बस वो किसको देनी है, इनकम टैक्स को। हमें उसकी इनकम फाइंड आउट करने में हेल्प करनी है, इनकम मिनिमाइज करने में क्या करना है, हेल्प करना है। प्रोविजन का कैसे लॉफुली अपन यूज करें उस पर क्या करना है, फोकस करना है। वहां पैसा है, वहां पैसा है। वो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, 2 करोड़ का टैक्स भरवा दोगे, आएगा नहीं तुम्हारे पास। 2 करोड़ को 10 लाख पे कैसे लाना है, यही पैसा है। यहां मांगो 2% 3%, 1 करोड़ का 2% 3% होगा तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। नॉर्मली रिटर्न भरने के लोग लेते हैं 500 700 800 1000 रुपए इंदौर में। मुंबई दिल्ली में थोड़ा ज्यादा लेते होंगे, 2-3 हजार ले लेते होंगे। रिटर्न भरने का पैसा नहीं है दोस्त, पैसा प्लानिंग का है, टैक्स प्लानिंग। तो मैंने आपको कहा ना, हम जब यहां सेक्शन पढ़ेंगे तो तुम्हारा माइंडसेट क्या रखना। देखो एग्जाम ओरिएंटेड तो सभी रहो यार, मना नहीं कर सर, ये सेक्शन से अपन बचे कैसे, दिमाग लगाएंगे अपन। मैं आपसे ही पूछूंगा, बताओ बच्चों ऐसा क्या करें इस प्रोविजन के अंदर। एक प्रोविजन में लिखा है कि अगर लोन लेते हैं तो उसे इनकम मान लेते हैं। लोन को जनरली लाइबिलिटी होती है, लेकिन लोन को भी क्या मान लेते हैं, इनकम। पढ़ाऊंगा, वहां लिखा है कि भाई एक शेयर होल्डर जो 10% या उससे ज्यादा के शेयर होल्ड करता है, वो लोन लेता है किसी कंपनी से, तो वो लोन को ही क्या मान लेते हैं, डिविडेंड मान लेते हैं। क्या बात करें, मैं बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा। लोन को ही क्या मान लिया, डिविडेंड, इनकम। तोड़ क्या है, 10% की जगह शेयर होल्डिंग कितनी कर दो, 9%, हो गया काम। वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा इस तरीके से। तो हम जब पढ़ेंगे तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। एग्जम्प्ट मतलब टैक्स नहीं लगता बच्चों, एग्जम्प्ट मतलब टैक्स नहीं लगता। जैसे अभी कुछ कुछ वर्ड ऐसे निकल जाते हैं, वो ऑलरेडी फ्लो में सारे वर्ड्स आपको पता चलेंगे, बट आपने पूछ लिया, अच्छी बात है, ठीक है। रोहित सर विल बी वेटिंग। मैं 10 मिनट लेट आया था, तो 10 मिनट बच्चों मेरा थोड़ा सा रहता ही है ना। 10 मिनट का स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे तरुण सर, नाटा सर, मनोज सर मे बी नॉट, बाकी आपको ये सब एकदम टाइम पे मिलेंगे बच्चों।
टाइम से पहले ही गेट के अंदर रहेंगे ये लोग, और हम लोग कैसे हैं मालूम, 5-10 मिनट बाय डिफॉल्ट लेट। बाय डिफॉल्ट अपना क्या रहता है, लेट। तो आप लोग एंजॉय करो, खाना वाना खा लो, आपस में दोस्ती करो, बात करो, पानी वानी पियो, आराम से घूम के आ जाओ, माहौल देख लो, अच्छा लगता है ना। तो ये मेरा रहता है। अभी हमारा टाइम कम इसलिए कि एक अर्ली बर्ड चालू होगी, तो फिर उनको भी क्या करना है, मर्ज करना है। उसके बाद अगर हम 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे की क्लास लेंगे तो विल मैनेज द टाइम, ठीक है। सो आज इतना ही बता रहा हूँ, आगे का अपन कल डिस्कस करते। थैंक यू।